कल्पना कीजिए कि आप 12,000 साल पीछे चले गए हैं, चीन और तिब्बत की सरहद पर बायनहार पहाड़ों में। अचानक आसमान से एक यान जमीन पर आ गिरता है। उसमें से निकलते हैं छोटे कद के बड़े सिर वाले एलियन। उनका यान टूट चुका है, वे यहीं फंस गए हैं और अपने पीछे वो छोड़ जाते हैं 700 से ज्यादा पत्थर की डिस्क, जिन पर उनकी पूरी कहानी लिखी है। ये कहानी है ड्रॉपा स्टोन्स की, एक ऐसी कहानी जो दशकों से यूएफओ और प्राचीन एलियन थ्योरी के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं रही है। और ये कहानी जितनी सुनने में रोमांचक लगती है, उतनी ही विवादास्पद भी है। आज हमारी चर्चा का केंद्र यही है। क्या ये वाकई में सुदूर अतीत में हुई एक एलियन मुठभेड़ का सबूत है, या फिर ये 20वीं सदी में गढ़ी गई एक शानदार कहानी है? आज हम इस दावे की हर परत को खोलेंगे, सबूतों को टटोलेंगे और उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कई लोगों के मन में है। क्या ड्रॉपा कहानी का बाइबल से कोई भी लेना देना है? बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस कहानी का एक बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी दावे की गहराई से पड़ताल शुरू करते हैं और देखते हैं कि तथ्य हमें कहाँ ले जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहानी आखिर आई कहाँ से। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई प्राचीन चीनी ग्रंथ से निकली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी बहुत नई है। इसकी जड़ें 1960 के दशक के एक रूसी पत्रिका के लेख में मिलती हैं। अच्छा, रूस से? हाँ, वहां से ये कहानी पश्चिमी देशों की यूएफओ किताबों में फैली और फिर इंटरनेट के जमाने में तो इसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली। कहानी का जो मूल आधार है वो 1938 की एक कथित खोज पे टिका है। 1938 की खोज, उसके बारे में बताइए। दावा यह है कि 1938 में ची पू तेई नाम के एक चीनी पुरातत्वविद अपनी टीम के साथ बायोनहार तवत श्रृंखला की गुफाओं की खोज कर रहे थे। वहां उन्हें करीने से बनी हुई कब्रें मिली जिनमें अजीब तरह के कंकाल थे, छोटे शरीर लेकिन बड़े सिर वाले। और उन्हीं कब्रों में उन्हें 716 पत्थर की डिस्क मिली। 716? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये डिस्क कैसी थी? क्या उनमें कुछ खास था? कहानी में अनुसार बहुत खास थी। हर डिस्क करीब 1 फुट की थी, बीच में एक छेद था और उस पर एक घुमावदार खांचा था, जैसे पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर होता है। बिल्कुल। लेकिन ये कोई म्यूजिक रिकॉर्ड नहीं था। उस खांचे में बहुत ही बारीक लिखावट थी, जिसे एक तरह की चित्रलिपि मतलब हायरोग्लिफिक्स बताया गया। कई सालों तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया। और फिर जरूर किसी ने उसे पढ़ लिया होगा, तभी तो कहानी बनी। हाँ, कहानी आगे बढ़ती है कि 1962 में बीजिंग के एक प्रोफेसर, जिनका नाम त्सुम उमनुई बताया जाता है, उन्होंने इस भाषा को समझने में कामयाबी हासिल की। त्सुम उमनुई? जी। उनके अनुवाद के मुताबिक इन डिस्क पर ड्रॉपा नाम के एलियन लोगों की कहानी थी जो 12,000 साल पहले पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उनका स्पेसशिप खराब हो गया था और वे उसे ठीक नहीं कर पाए। तो वे यहीं रह गए, मतलब स्थानीय लोगों के साथ। लोगों ने उनसे डरकर उन पर हमला किया, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि ये ड्रॉपा शांतिप्रिय हैं और फिर वे वहीं बस गए। ये पूरी कहानी सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। बिल्कुल। छोटे एलियन, क्रैश हुआ स्पेसशिप, पत्थर के रिकॉर्ड्स, ये तो कमाल की कहानी है। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है, अगर ये सच है तो सबूत कहाँ है? वो 716 डिस्क आज कहाँ है? यही तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। और जब हम सबूतों की पड़ताल करते हैं तो ये पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। अच्छा? चलिए एक एक करके दावों को देखते हैं। पहला दावा 716 स्टोन डिस्क। आज तक किसी भी प्रतिष्ठित संग्रहालय ने यह पुष्टि नहीं की है कि उनके पास ऐसी कोई डिस्क है। उनकी एक भी प्रामाणिक तस्वीर मौजूद नहीं है। एक भी नहीं? नहीं। जो कुछ तस्वीरें ऑनलाइन दिखती हैं वे बी डिस्क नाम की प्राचीन चीनी कलाकृतियों की हैं, जिनका इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। रुकिए, तो मतलब जिन डिस्क की कहानी है वो किसी ने देखी ही नहीं। और उस पुरातत्ववेद का क्या, ची पू तेई, इतना बड़ा खोजकर्ता, उसका तो कोई रिकॉर्ड होगा। यही तो दूसरी बड़ी समस्या है। शोधकर्ताओं ने चीन के तमाम ऐतिहासिक और अकादमिक रिकॉर्ड खंगाल डाले हैं। ची पू तेई नाम का कोई पुरातत्ववेद 1938 में या उसके आसपास कभी था ही नहीं। ये नाम ही काल्पनिक लगता है। सच में? जी। और ठीक उसी तरह जिस प्रोफेसर त्सुम उमनुई ने कथित तौर पर इस भाषा का अनुवाद किया, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं मिलता। ये नाम शायद कहानी को असली दिखाने के लिए गढ़े गए थे। कमाल है। मतलब न तो डिस्क का कोई सबूत, न खोजकर्ता का, न ही अनुवादक का,
तो ये पूरी कहानी हवा में है? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रोपा या ड्जोपा नाम की किसी भी जनजाति का कोई मानव शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। बायन हार क्षेत्र में ऐसी कोई जनजाति कभी रही हो, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर ये है क्या? इसीलिए आज ज्यादातर शोधकर्ता इसे एक आधुनिक धोखा, एक जिनसिंग होक्स मानते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे शायद पत्रिका की बिक्री बढ़ाने या लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर इस कहानी के पीछे एक भी ठोस सबूत नहीं है, तो ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? आखिर क्या है इस कहानी में जो लोगों को अपनी ओर खींचता है? यहाँ जो बात आकर्षक है वो सबूत नहीं, बल्कि वो विचार है जो ये कहानी पेश करती है। ये कहानी हमारी कुछ बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है प्राचीन एलियंस, मतलब एंशिएंट एलियंस की थ्योरी का आकर्षण। हाँ, ये विचार कि हजारों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने पिरामिड बनाने से लेकर मानव सभ्यता के विकास तक में हमारी मदद की, ये थ्योरी बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल। ड्रॉपो स्टोन्स की कहानी इस थ्योरी में एक पहेली के टुकड़े की तरह बिल्कुल फिट बैठ जाती है। ये उन लोगों को एक ठोस सबूत देती है जो पहले से ही इस विचार पर यकीन करना चाहते हैं। दूसरा कारण है छुपे हुए रहस्यों का रोमांच। ये सोचना कि सरकारें या वैज्ञानिक हमसे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब अगर सबूत नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि उन्हें छुपाया जा रहा है। ये तो एक ऐसी दलील है जिसे कभी गलत साबित ही नहीं किया जा सकता। सही पकड़ा। ये एक ऐसी विश्वास प्रणाली बन जाती है जो खुद को सही साबित करती रहती है। और तीसरा कारण है खोई हुई प्राचीन सभ्यताओं का रोमांस। अटलांटिस या मुंह महाद्वीप की तरह। हाँ, या फिर एनुनाकी की कहानियां। हम हमेशा से ये सोचना पसंद करते हैं कि हमारे अतीत में हमसे कई ज्यादा उन्नत सभ्यताएं थीं जिनके रहस्य अब खो चुके हैं। ड्रॉपा की कहानी भी उसी कड़ी में आती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आधुनिक मिथक है। आधुनिक मिथक, ये एक दिलचस्प शब्द है। मतलब एक ऐसी कहानी जो है तो नहीं, लेकिन काम पुराने मिथकों जैसा ही करती है। हमें हमारी उत्पत्ति और दुनिया में हमारी जगह के बारे में असाधारण जवाब देती है। बिल्कुल। यह दिखाती है कि एक अच्छी कहानी को सच होने की जरूरत नहीं होती, बस उसे हमारी कल्पना को उड़ान देनी चाहिए। और ड्रॉपा स्टोन्स की कहानी ये काम बखूबी करती है। और इसी कल्पना के उड़ान में लोग अक्सर असंबंधित चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो हमें हमारे आज के मुख्य सवाल पर लाता है। क्या ड्रॉपा स्टोन्स की कहानी का बाइबल से कोई लेना देना है? बहुत से लोग ये कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं। ड्रॉपा कहानी और बाइबल दो अलग अलग दुनिया हैं। उनका ना तो कोई ऐतिहासिक संबंध है, ना धार्मिक और ना ही भौगोलिक। बाइबल का पूरा ढांचा, उसकी कहानी, उसके पात्र सब मध्य पूर्व पर केंद्रित हैं। उसमें तिब्बत के पहाड़ों में क्रैश हुए एलियंस के लिए कोई जगह ही नहीं है। मतलब बाइबल में ना तो किसी एलियन जनजाति का जिक्र है, ना पत्थर की डिस्क का, और न ही चीन के आसपास की किसी घटना का। लेकिन फिर भी लोग संबंध क्यों जोड़ते हैं? जरूर कोई ऐसी बात होगी बाइबल में जिसकी वे अपने हिसाब से व्याख्या करते होंगे। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी। हाँ, और ये तुलना आमतौर पर बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, मतलब जेनेसिस के अध्याय 6 से की जाती है। अच्छा। वहां एक बहुत ही रहस्यमयी हिस्सा है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जितनी चाही उनसे विवाह कर लिया। कुछ लोग इन परमेश्वर के पुत्रों को एलियन बताते हैं। अच्छा, तो ये है वो कनेक्शन। लेकिन ये तो व्याख्या का मामला लगता है। पारंपरिक तौर पर परमेश्वर के पुत्रों का क्या मतलब समझा जाता है? पारंपरिक रूप से इसकी दो मुख्य व्याख्याएं हैं। पहली कि ये शैत के वंशज थे जो धर्मी थे और उन्होंने केन के दुष्ट वंश की स्त्रियों से विवाह किया, जिससे धरती पर पाप बढ़ गया। ठीक है। दूसरी और ज्यादा प्रचलित व्याख्या ये है कि ये आत्मिक प्राणी थे, यानी स्वर्गदूत जिन्होंने अपनी सीमा लांघकर मनुष्यों से संबंध बनाए। लेकिन किसी भी पारंपरिक व्याख्या में उन्हें किसी दूसरे ग्रह से आए एलियन नहीं माना गया है। और अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि वे एलियन थे, तो भी क्या वे ड्रॉपा की कहानी से मेल खाते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ बहुत बड़े विरोधाभास हैं। पहला, उत्पत्ति 6 में लिखा है कि इन संबंधों से जो संतान पैदा हुई वे नेफिलिम कहलाए, जो धरती पर के शूरवीर और विशालकाय लोग थे। विशालकाय? जी,
जबकि ड्रॉपा की कहानी में उन्हें छोटे कद का और कमजोर बताया गया है। ये तो सीधा सीधा उल्टा हो गया। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ विशालकाय योद्धा, दूसरी तरफ छोटे कमजोर एलियन। बिल्कुल। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर तकनीक का है। ड्रॉपा की कहानी स्पेसशिप, क्रैश लैंडिंग और जानकारी दर्ज करने वाली डिस्क पर आधारित है। ये एक तकनीकी कहानी है, जबकि उत्पत्ति 6 में किसी भी तरह की तकनीक, अंतरिक्ष यान या पत्थर की डिस्क का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। ये एक आत्मिक और नैतिक पतन की कहानी है, तकनीकी मुठभेड़ की नहीं। तो ये तुलना करना ऐसा है जैसे आप दो बिल्कुल अलग पहेलियों के टुकड़ों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा बाइबल में और भी जगह स्वर्गदूतों के आने का जिक्र है, जैसे वो इब्राहिम के पास आए या मरियम को संदेश दिया। क्या उनसे कोई तुलना की जाती है? हाँ, की जाती है, लेकिन वो भी उतनी ही कमजोर है। बाइबल में जब भी स्वर्गदूत धरती पर आए, वे खास संदेश लेकर आए। वे किसी स्पेसशिप में नहीं आते थे, न ही वे अपने पीछे कोई उपकरण या तकनीक छोड़ते थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यहाँ बसने या कोई जनजाति बसाने की कोशिश नहीं की। उनका मिशन पूरा होता था और वे चले जाते थे। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक था, धरती पर उपनिवेश बनाना नहीं। अब बाइबल में तो मानव सभ्यता के फैलाव की भी एक पूरी कहानी है। जल प्रलय और बाबेल की मीनार के बाद उस कहानी में भी तो किसी बाहरी एलियन जाति के लिए कोई जगह नहीं दिखती। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। बाइबल के अनुसार जल प्रलय के बाद नूह के 3 बेटों शेम, हाम और येपेत से ही सारी मानव जातियां फैली। बाबेल की मीनार की घटना के बाद भाषाएं बढ़ गईं और लोग पूरी धरती पर फैल गए। ये मानव उत्पत्ति का एक आत्मनिर्भर मॉडल है। इसमें किसी बाहरी एलियन जाति के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश या जरूरत नहीं है। तो अगर हम विद्वानों के दृष्टिकोण को देखें, चाहे वे बाइबल के विद्वान हों, पुरातत्वविद हों या इतिहासकार, तो वे इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? सभी का दृष्टिकोण इस मामले में बिल्कुल एकमत है। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि ड्रॉपा की कहानी बाइबल की समय रेखा, उसके भूगोल और उसकी धार्मिक शिक्षाओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती। मतलब ये बाइबल की दुनिया के बाहर की चीज है। हाँ, और पुरातत्वविद वे साफ कहते हैं कि ड्रॉपा स्टोन्स या उस जनजाति का एक भी भौतिक सबूत आज तक नहीं मिला है। ये पुरातात्विक रूप से एक शून्य है। ये सिर्फ एक कहानी है जिसका कोई जमीनी आधार नहीं है। और ईसाई धर्मशास्त्रियों का क्या कहना है? उनका मानना है कि स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं, उनकी प्रकृति भौतिक नहीं है। उन्हें किसी दूसरे ग्रह से आए मांस और खून के जीव मानना बाइबल की शिक्षा के एकदम विरुद्ध है। यह धर्मशास्त्र और विज्ञान कथा को आपस में मिलाना है, जो कि सही नहीं है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? हम इस सारी जानकारी से क्या समझें? इसका मतलब यह है कि ड्रॉपा स्टोन्स की कहानी एक बहुत ही रोचक और कल्पनाशील आधुनिक किंवदंती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हो अगर, लेकिन जब इसे तथ्यों की कसौटी पर परखा जाता है तो यह खरी नहीं उतरती। इसे न तो इतिहास का समर्थन है, न विज्ञान का, न पुरातत्व का, और न ही बाइबल का। और बाइबल से इसका संबंध जोड़ना महज एक कोशिश है, 2 अलग-अलग रहस्यमयी कहानियों को एक साथ लाकर एक महाकहानी बनाने की। बिल्कुल। बाइबल का जो केंद्रीय विषय है वो परमेश्वर, मनुष्य और उसके उद्धार के इर्द गिर्द घूमता है। यह मानव जाति की आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है, बाहरी ग्रहों से आई प्रजातियों से मुलाकात की नहीं। ड्रॉपा की कहानी यूएफओ साहित्य का एक मजेदार अध्याय हो सकती है, लेकिन बाइबल के इतिहास का हिस्सा नहीं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि ड्रॉपा स्टोन्स की कहानी एक आधुनिक मिथक है जिसका बाइबल से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे रहस्य, रोमांच और सरकारी साजिश के दावे बिना किसी सबूत के भी कितने लोकप्रिय हो सकते हैं। ये हमें तथ्यों से ज्यादा कहानी की ताकत के बारे में बताती है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी हमारे समय के बारे में क्या बताती है? ये इस बारे में क्या कहती है कि हम 21वीं सदी के लोग सबूतों के अभाव में भी असाधारण दावों पर विश्वास करने के लिए कितने उत्सुक रहते हैं, और क्यों हमें प्राचीन ग्रंथों और रहस्यों में एलियंस जैसे आधुनिक विचार खोजने की इतनी गहरी इच्छा होती है। शायद हम अपने अनिश्चित वर्तमान के जवाब अपने रहस्यमयी अतीत में ढूंढ रहे हैं, भले ही इसके लिए हमें खुद ही कहानियां क्यों न गढ़नी पड़े।